अच्छा, उनको ऑनलाइन मतलब आवाज आ रही है आपको? एक दफा चैट में बता दें। वालेकुम, यस। ठीक है, 2 मिनट रुक के बस स्टार्ट कर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन कैसे बनता है। क्या हाल है भाइयों, खैरियत से हैं सब? फिर लंबी ब्रेक हो गई। आप नए चेहरे नजर आ रहे हैं, सो आई सपोज आप रिफ्रेशर के होंगे, या अभी आप लोगों ने बैच शुरू किया है? पढ़ा हुआ है पहले? कुछ है थोड़ा सा आइडिया? अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, सही है? फिर चलते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास कोई है रिफ्रेशर वाला तो मुझे बता दे। कोई है हमारे पास ऑनलाइन में रिफ्रेशर वाला? तो भाई, मेरा नाम है मोहम्मद हसीब एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम एसोसिएटेड विद केपीएमजी सिंस लास्ट 3.5 years। सही है। मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जर्नी शुरू की थी वो बैक 2019 में की थी, जून। सही है। आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था। सही है। और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सही है। मैंने अपने जो पेपर्स हैं वो पहली अटेम्प्ट में निकाले सारे। सही है। एंड नाउ आई एम टीचिंग कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। और मेरा जो है, कैफ में मेरिट था इसके अंदर, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर। और सी फैप में गोल्ड मेडल था, टेक्स्ट के अंदर ही। सही है। द सेम वेरी सब्जेक्ट। और इसके बाद मैंने कैफ के में मुझे ओवरऑल गोल्ड मेडल था। सही, ओवरऑल गोल्ड मेडल लिया था जो कैफ के जो एग्जाम्स थे। तो ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है मेरा। हमने रेगुलर वालों से स्टार्ट कर लिया, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, टैक्स क्या होता है, टैक्स पर्सन क्या होता है, ये सारी चीजें स्टार्ट कर ली थी हमने। हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हो चुका है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो चुका है, मेरे साथ जो दूसरे टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी उन्होंने खत्म कर लिए, क्लासेस ले लिए। सही है। 3 क्लासेस हुई ना इनकम फ्रॉम द सोर्सेज की। हाँ, प्रैक्टिस की ना। सही है। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। इसके बाद जो है हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पे जाएंगे। इसी तरीके से हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो रिफ्रेशर में आ रहा है वो पिछली क्लासेस साथ साथ लेता जाए, बच्चों से पूछ ले कि क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, वो साथ साथ लेते जाए और रिफ्रेशर में रेगुलर के साथ आ जाए, ठीक है। ये होगा। और इसके बाद हम लोग अपने इनकम टैक्स के बाकी के चैप्टर्स खत्म करेंगे। एओपी हो गया, लॉसेस हो गया, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। और आई सपोज कि सर असनैन विल बी स्टार्टिंग सेल्स टैक्स आल्सो। तो आप लोग उनके साथ सेल्स टैक्स भी शुरू कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस होती रहेगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह जनवरी के एंड से पहले पहले, ठीक। फरवरी में क्लासेस नहीं जाएंगी ना, प्रैक्टिस की जाएंगे। अगर प्रैक्टिस की जरूरत और मजीद बच्चों को महसूस हुई कि है तो हम लोग देख लेंगे। वैसे मैंने जनवरी का महीना प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अभी सही पेज पे चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, उसमें क्या है। अभी करूंगा, अभी स्टार्ट नहीं की, ठीक है। हम आज शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से। टैक्स क्रेडिट वाली चीजें समझ में आ गई थी भाई सबको, सही? या उसमें कोई क्वेरी थी किसी को? ठीक है। किसी और को क्वेरी हो तो पूछ ले साथ साथ, तो हम लोग फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रही है? बिल्कुल सही है, सही।
जिसमें हमने बीच में एग्जाम्पशन भी देखी थी, बीच में हमने वो भी देखी थी, ठीक है, जो हमारी एग्जाम्पशन होती हैं, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं वो भी हमने देख लिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से चले, ठीक है। सारे जो हैं क्लासेस रिकॉर्ड लेक्चर वो पोर्टल पे अवेलेबल है। आप लोग को अगर पोर्टल नहीं किया, आप लोग पोर्टल ले लें तो आपको सारी रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। नोट्स जो हैं वो गूगल ड्राइव पे सारी अवेलेबल है, ग्रुप पे भी हम लोग एक्टिव हैं। तो किसी को कोई पिछले साल पिछले जो अगर कोई रिफ्रेशर वाला पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहा है, उसको कोई इशू आ रहा है तो वो ग्रुप पे साथ साथ पूछते जाए, ग्रुप पे सब एक्टिव हैं, जवाब दे देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे भाइयों, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, जिसमें पहला क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी था, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी था, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखा। अब हम आए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे। अच्छा भाई, कैपिटल गेन कहता क्या है, किस चीज के ऊपर कैपिटल गेन लगता है भाई? कैपिटल गेन कुछ आइडिया? सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी पे लगता है, शेयर्स पे लगता है। किसी को कोई आइडिया है? ऑनलाइन वाला कोई बैठा हुआ है अगर तो भाई देखें, कैपिटल गेन जो लगता है, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि कैपिटल गेन लगता है आपका कैपिटल एसेट पे। उसके लिए आपका कैपिटल एसेट होना बहुत जरूरी है। किसी भी एसेट के डिस्पोजल पे लगता है, राइट? किसी भी एसेट के डिस्पोजल पे लगता है। किस एसेट के डिस्पोजल पे लगता है? डिस्पोजल ऑफ अ डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट। अच्छा सर, ये कैपिटल एसेट क्या चीज है? किस चीज पे लगता है कि भाई कैपिटल गेन shall be chargeable to tax in the tax year, पढ़ते हैं, ठीक है, when the disposal of asset takes place, ठीक है, irrespective of the fact that when the cash is actually received। सर ये हम बात कर लेते हैं क्या कह रहा है भाई। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या पढ़ा था कि बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या थी? रिसीव बेसिस पे, ठीक है, कैश बेसिस पे जब मुझे आए तो मैं उसकी चार्जेबिलिटी करूंगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी चार्जेबिलिटी करेंगे ऑन अक्रूड बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अगर किसी को अक्रूवल का मतलब नहीं पता तो वो ये याद कर ले कि जिस साल अर्न कर लिया है उस साल, सही है। मेरा दिसंबर का के इलेक्ट्रिक का बिल अगर आता है तो मैं उसको जनवरी में पे करता हूँ, लेकिन वो होता किस साल का? दिसंबर का। तो जब कंपनी जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगी, जब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, तो उसमें वो लोग जब के इलेक्ट्रिक का बिल दिसंबर में लेंगे या जनवरी में लेंगे, चाहे पे किया नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि जिस साल में जो हुआ है उस साल में हम लेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं था ऐसा, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमने एक क्या बात पढ़ी कि भाई जिस साल डिस्पोजल होगा उस साल गेन चार्जेबल होगा। हाँ, गेन चार्जेबल होगा, नॉट व्हेन रिसीव, ठीक है। चाहे उसके पैसे आपको 2 साल बाद मिल रहे हो, 1 साल बाद मिल रहे हो, ये हमें नहीं देखना, ठीक है। ये एक तो हमने सबसे पहले फर्क समझ लिया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एसेट क्या होता है? सबसे 2-3 चीज हमने देख ली, ठीक है। कैपिटल गेन शेल बी चार्जेबल टैक्स इन द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर तो सर हमें पता है टैक्स ईयर क्या होता है। कैपिटल गेन डिस्पोजल पे, जो बेचने पे जो आएगा, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एसेट क्या होता है सर? काफी तरीके की चीजें हो सकती हैं भाई। मुझे एक बात बताएं, किया शोरूम है, ठीक है, किया शोरूम ले लें, होंडा ले लें। जो होंडा के शोरूम है, उसने अपनी गाड़ियां लगाई हुई है सेल के लिए, ठीक है। ये किया का शोरूम है, इसने अपनी गाड़ियां रखी हुई है, स्पोर्टेज भी पड़ी हुई है, ठीक है, कार्निवल भी पड़ी हुई है। व्हाट इज दिस फॉर किया? इन्वेंट्री। सही है भाई, इन्वेंट्री है इसके लिए, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, सही है। यूनिलीवर है, यूनिलीवर ने अपनी प्लांट पे, जो फैक्ट्री है इनकी, वहां उन्होंने मशीन रखी हुई है, प्लांट रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है, ठीक है। उन्होंने वहां पे व्हीकल रखी हुई है, व्हीकल्स रखी हुई है, सही है। व्हाट इज दिस फॉर यूनिलीवर? एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है।
एसेट है, ठीक है, एसेट है। ये इनकी बुक में डेप्रिशिएट होता होगा, डेप्रिशिएट होता होगा भाई वेयर एंड टियर के लिए। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल एसेट। और इसकी डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस भी क्लेम करते हैं, क्योंकि बिजनेस एसेट है, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है सानिया, ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो भी इनके पास ऐसे इंटेंजिबल एसेट है, उस पर एमोटाइजेशन क्लेम होती होगी। सही है, यहां तक सब साथ है, एमोटाइजेशन क्लेम होती होगी। अच्छा, ये मैं हूं, मेरे पास एक गाड़ी है टोयोटा की, ठीक है, ये मेरे लिए क्या चीज है, ठीक है, एसेट है। इज दिस एसेट मूवेबल? सही है, ये मेरा पर्सनल एसेट है, ये मेरा पर्सनल एसेट है। इज दिस एसेट मूवेबल? सर मूवेबल एसेट किसको कहते हैं? सर ये है, मेरे पास, मेरे पास फोन है, ये मेरा पर्सनल एसेट है। इज दिस मूवेबल? यस सर, दिस इज मूवेबल। सर मेरा घर है, वो भी मेरा पर्सनल एसेट है, लेकिन इज दैट मूवेबल? नो, सो दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैपिटल एसेट ये कहता है आपको, कितनी चीज देख ली, शोरूम की एग्जांपल देख ली, स्टॉक एंड ट्रेड की, यूनिलीवर की एसेट की एग्जांपल देख ली, अपने पर्सनल एसेट की एग्जांपल देख ली। कैपिटल एसेट आपको क्या कहता है, गौर से देखिएगा, कैपिटल एसेट क्या कहता है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की, हेल्ड बाय अ पर्सन, पर्सन हमने पता है बंदा या कोई भी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस, चाहे वो कनेक्ट हो बिजनेस के लिए नहीं हो, या पर्सनल के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, बट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे इसने एक्सेप्शन बता दी कि भाई ये 3 एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा हर चीज कैपिटल एसेट है। सही है भाई, इसके अलावा हर चीज कैपिटल एसेट है। सर अच्छा, एक्सेप्शन की बात आ रही है, अब एक्सेप्शन आ गई सर। एक्सेप्शन, एनी स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल भाई हम ऑफिस पे 10 तरह की चीजें रखते हैं, चाय हो गई, टिश्यू बॉक्स, पेपर, इस तरह की जो छोटी मोटी कंज्यूमेबल्स होती हैं, या कोई रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। रॉ मटेरियल में गाड़ी बना रहा हूँ तो उसकी जो लोहा है, जो रॉ मटेरियल मैंने लिया हुआ है, कुछ मैं कोई केमिकल बना रहा हूँ, कोई दवाई बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बाहर से कोई, बिल्कुल रॉ मटेरियल वही चीज होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि ऐसी कोई भी चीज हो बिजनेस के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, इसको आप नहीं लेंगे। हाँ, दिस इज नॉट कैपिटल एसेट, क्योंकि स्टॉक गाड़ी बेच के मैं कोई कैपिटल गेन थोड़ी कमाऊंगा, गाड़ी बेच के तो मेरी सेल होगी भाई। सही है भाई, गाड़ी बेच के तो मेरी सेल होगी, मैं कोई कैपिटल थोड़ी कमा रहा हूं। फिर क्या कहता है, any property for which a depreciation or amortization deduction is allowed under the head income from business। मेरा फैक्ट्री है, मैंने प्लांट लगाया हुआ है, उस पर मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम होती है, कोई मैंने सॉफ्टवेयर है मेरी, कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट है, तो वो कह रहा है ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखेंगे किन किन की हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, किन किन की हमें एमोर्टाइजेशन अलाउ होती है। तो ऐसी भी कोई चीज अगर आपके पास है बिजनेस के लिए, तो उसका भी जो गेन है जब डिस्पोजल के वक्त, वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, राइट। अच्छा, any movable property held for personal use by the person or his family dependent, मेरे अब्बू के पास या मैं उनका डिपेंडेंट हूं, तो मेरे पास अगर कोई ऐसा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई मूवेबल भी प्रॉपर्टी है, तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं जाएगी। तो सर जाएगा क्या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, बताते हैं सर। सही है, ये 3 चीजें याद हो गई भाई हमें। पहली क्या चीज, कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, हेल्ड वेदर कनेक्टेड टू अ बिजनेस और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड, 3 चीजें हैं सर, स्टॉक इन ट्रेड या कोई कंज्यूमेबल या कोई रॉ मटेरियल। सही है, दूसरी क्या चीज, कि कोई हमारा एसेट हो जिसपे हमें डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकती हो, या इंटेंजिबल पे कोई एमोर्टाइजेशन क्लेम हो सकती है अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएंगे, हम पढ़ेंगे कि भाई क्या चीज है, ठीक है। या तीसरी चीज, एनी मूवेबल पर्सनल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, कोई मूवेबल भी एसेट रखा हुआ पर्सनल यूज के लिए, मेरा फोन है, मेरी गाड़ी है, ये बेचूंगा, कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि ये मैं मूवेबल है, ठीक है। अच्छा, हाउएवर
द फॉलोइंग एसेट्स, अब ये इससे लिंक हो रहा है थोड़ा सा, however the following assets held for personal use by the person or his family dependent shall be considered as capital asset. कुछ 38 सब सेक्शन 5 में आई कैप लॉ में कुछ ऐसी उसने मेंशन कर दी चीजें जो कि चाहे पर्सनल यूज के लिए हो और मूवेबल हो, वो आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन मीट करेंगी। सही है भाई, यहाँ तक सब साथ है? क्या है सर? 38 सब सेक्शन 5 की चीजें याद रखिए, आगे इसमें बहुत जिक्र आएगा, ठीक है। अब पेंटिंग, भाई लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, कोई स्कल्पचर, कोई ड्राइंग या अदर वर्क ऑफ आर्ट, कोई शो पीस होता है, कोई इस तरह की जो चीजें होती है, तो लॉ ये कहता है कि दिस इज अ कैपिटल एसेट। अगर आपके पास कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, कोई ड्राइंग है या अदर वर्क ऑफ आर्ट है, भाई लोग शौकीन होते हैं, भाई करोड़ों करोड़ रुपए की पेंटिंग लेते हैं, लाखों रुपए की पेंटिंग लेते हैं, तो चाहे ये पर्सनल यूज के लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी है इंसान की, ठीक है, ये कोई बिजनेस से लिंक नहीं है, बंदा अपने शौक में घर पे रखता है, तो लॉ कहता है अगर आपने कोई ऐसी चीज का कोई डिस्पोजल किया तो दैट विल बी अ डिस्पोजल अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसका जो गेन होगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। सही है। ज्वेलरी, ज्वेलरी पर्सनल यूज है, ठीक है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूं, लेकिन फिर भी दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट। ये इस चीज की भी एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन थी जो कैपिटल एसेट नहीं है, उसकी भी एक्सेप्शन है, दैट मीन दिस इज एन इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव थिंग है, ठीक है भाई। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, कोई भाई लोग शौकीन होते हैं, कोई मेन कोई कवर रखने के, कोई बुक हो जाती है उनकी, ठीक है, फोलियो कोई कवर होता है, तो अगर कोई ऐसी चीज भी है तो भी वो कैपिटल एसेट है, ठीक है भाई। अब पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, पहले जमाने में कुछ फर्स्ट डे कवर आया करते थे भाई, कि हम लोग ये पोस्टेज स्टैम्प हुआ करता था, अब तो खैर ये चीज नहीं होती मेरे ख्याल से, लेकिन अगर कोई ऐसी भी चीज है, कोई पुरानी एंटीक पड़ी हुई है, तो लॉ कहता है दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट इवन दो इट्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, मूवेबल पर्सनल यूज, ठीक है। कोई कॉइन, कोई मेडल, कोई एंटीक कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे एसेट्स क्लासिफाइड है 38 सब सेक्शन 5 में, जो कि आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन मीट करते हैं। अच्छा सर, कैपिटल एसेट थोड़ा समराइज करते हैं, कैपिटल एसेट होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कुछ टोटल एसेट्स होंगे, सही है, सबसे पहले 3 एक्सक्लूजन्स क्या थी, जल्दी बता दे सानिया, 3 एक्सक्लूजन्स क्या थी? ठीक है, पहली हमारी क्या थी, बिजनेस के लिए कोई रॉ मटेरियल हो, कोई स्टॉक इन ट्रेड हो, या कोई कंज्यूमेबल्स हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या चीज हमने देखी थी, कोई भी ऐसा एसेट फॉर बिजनेस यूज जिसपे डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकती हो या एमोटाइजेशन क्लेम हो सकती हो, ठीक है भाई। प्लांट मशीनरी हो गया, गाड़ियां हो गई, ठीक है। तीसरी क्या चीज थी सर, मूवेबल पर्सनल एसेट, चाहे बंदे की खुद के पर्सन के पास हो या फैमिली डिपेंडेंट के पास हो, ठीक है। ये सारी चीजें सर क्या हो रही थी, लेस हो रही थी, मतलब ये एक्सक्लूडेड है सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड है। अच्छा, फिर उसने कहा कि नहीं, कुछ इंक्लूजन्स भी हैं जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं आपको, वो है एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर 38 सबसेक्शन 5, ठीक है, जिसमें हमारा ज्वेलरी आ गया, हमारे पास एंटीक मेडिलियन आ गया, कोई कॉइन आ गया, कोई कल्चर आ गया, ठीक है, कोई फर्स्ट डे कवर, फोलियो, अगर कोई ऐसी चीज है तो वो इंक्लूड कर देना। सही है, ये ऐसी कोई इक्वेशन है नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें आपको आसानी के लिए, ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल एसेट में आ जाएंगी सारी। इसका जो भी डिस्पोजल होगा, इसका जो भी डिस्पोजल होगा वो इनकम, डिस्पोजल के वक्त जो गेन होगा या लॉस होगा, उसमें लॉस की भी ट्रीटमेंट देंगे। सैलरी में तो हमने लॉस नहीं पढ़ा था भाई, सैलरी में लॉस होता ही नहीं इंसान को, ठीक है, तो इसमें हम लॉस की भी ट्रीटमेंट देखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर चार्ज हो जाएगा।
30 जून 2024 को डिस्पोज किया, ठीक है, एक एसेट। टैक्स ईयर क्या था? 2024। ठीक है भाई, टैक्स ईयर 2024 था, डिस्पोज कर दिया। पैसे आते आते 10 दिन लग गए, 10 जुलाई 2024 हो गया, टैक्स ईयर 2025। ठीक है, किस साल में टैक्सेबल होगा? गेन किस साल में लेके जाऊंगा मैं? 2024। सही है भाई, यहां तक क्लियर है? किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले। नहीं नहीं, एनिमल बर्ड की सेल से जो गेन मिलेगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा। अभी देखते हैं लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी, डिस्पोजल की क्या ट्रीटमेंट होगी। क्विज अटेम्प्ट किया है किसी ने? क्विज करके देखा भाई? तो वो भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, 2-3 महीने, फिर कर लीजिएगा। सही था डिफिकल्टी लेवल सानिया? मैं सॉल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ आज। हम क्लास रख लेते हैं वीकेंड पे या कुछ, तो उसमें हम लोग क्विज भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलें भाई, आगे चलें, क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई, तो भाई अगर मेरे पास कोई पर्सनल एसेट है, ठीक है, मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल समझ लें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है, लैंड है फॉर एग्जांपल, डीएचए में एक लैंड पड़ा हुआ है, तो अगर तो प्लॉट ऑफ लैंड समझ लें इसको, ठीक है, अगर ये मेरे पर्सनल यूज का है, या तो पर्सनल यूज का होगा या तो बिजनेस, या तो मैंने खुद ओन किया या कंपनी एबीसी ने ओन किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे बताएं ये क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर ये हमारी एक्सेप्शन में कोई नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एसेट होगा, और जब भी इसका गेन होगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। बिजनेस यूज वाला भाई कैपिटल एसेट है सर, क्यों? बिजनेस यूज के लिए नहीं है सर ये, डेप्रिशिएबल भी नहीं है बिल्कुल, ना ये स्टॉक इन ट्रेड में आ रहा है, ना ये कंज्यूमेबल्स में आ रहा है सर, ना इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन आप अलाउ करेगा, तो ये कैपिटल एसेट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाएगा, ठीक है भाई? अच्छा, अगर तो बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल मेरे पास, बिल्डिंग पर्सनल यूज के लिए भी है और बिजनेस यूज के लिए भी है, तो सर क्या होगा?
अगर हमारा बिल्डिंग है, पर्सनल है, अब जब मैं इसको डिस्पोज कर लूंगा तो मतलब मेरे पर्सनल यूज के लिए ये है, कोई कैपिटल एसेट है? नहीं है, नहीं है। जी सानिया, बिल्डिंग है। यस, पर्सनल के लिए है सिर्फ। अच्छा, इसका इजी तरीका देख लेते हैं भाई हम लोग। सही है, पर्सनल के लिए बिल्डिंग है, ठीक है। वापस आ जाए ऊपर। टोटल एसेट में फॉर एग्जांपल समझ लो आपके पास एक अदद बिल्डिंग ही है। आपके पास एक अदद बिल्डिंग ही है टोटल। ना आपका बिजनेस का आरएम है, ना आपका एसेट फॉर पर्सनल यूज है, बिजनेस यूज है। पर्सनल यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। मूवेबल पर्सनल एसेट भी नहीं है, मूवेबल नहीं है बिल्डिंग। सही है। और एसेट तो पर्सनल के लिए तो ये कैपिटल एसेट हुआ, क्योंकि मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है और पर्सनल है, ठीक है, इमूवेबल है। तो ये सर हमारे लिए तो हो गया। एग्रीड है भाई सब यहां तक? कैपिटल एसेट हो गया ये, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चला जाएगा जो भी होगा इसका। बिजनेस यूज के लिए क्या होगा? बिजनेस में तो सर इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी ना आपको। बिजनेस में तो इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। जब बिजनेस में डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी, फॉर दैट बेसिस लॉ ने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। तो हम बोलेंगे नहीं सर ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, ठीक है भाई। उसकी हम वहां ट्रीटमेंट देख लेंगे किस तरह से होगी, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगी, किस तरह उसका गेन चार्जेबल होगा, जो हो जाए। जी सानिया, बिजनेस में डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम कैपिटल गेन में देखेंगे आगे, वो हमारी ये होगी शेयर्स की। अच्छा, शेयर्स के बारे में बात होगी, ठीक है। शेयर्स, शेयर्स दो तरीके के होते हैं, या तो पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट पब्लिक का किसी को कोई कॉन्सेप्ट पता है तो भुला दे अपने दिमाग से, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन ले बस। क्या होता है वैसे पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट, कुछ पता नहीं? ठीक है, पब्लिक प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? भाई लॉ किस तरह से पब्लिक प्राइवेट को डिफाइन करता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सही है भाई, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। लॉ ये कह रहा है आपको, भाई देखें वैसे तो प्राइवेट कंपनी का सूलन मतलब ये होता है कि जो लिस्ट ना हो, प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाती है। लेकिन लॉ यहाँ पे कुछ और बात कह रहा है। लॉ यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी हर वो कंपनी होगी, ऑल कंपनी दैट आर नॉट पब्लिक कंपनी। तो सर हमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझने के लिए, ठीक है, आयशा आपने पहले पढ़ा हुआ है? अच्छा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी हर वो कंपनी होगी जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। सही है। हमने कहा अच्छा सर ठीक है, प्राइवेट कंपनी को आपने वो कह दिया कि हर वो कंपनी होगी जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? आज भाई पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं ये भी देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी एक तो वो कंपनी होगी सर जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो ड्यूरिंग द ईयर, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हो, और वो एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। सर कैसे सर? अ कंपनी, एक एक करके पॉइंट पर आ रहा हूं, नहीं समझ में आया रोक लेना। अ कंपनी whose shares were traded on registered stock exchange in पाकिस्तान। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पहले अलग अलग होती थी, कराची की अलग, लाहौर की अलग, अब एक ही हो गई है। अ कंपनी whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and remain listed on the exchange on that exchange at the end of it। सर ये कि उसने कहा है कि रिमेन लिस्टेड, कुछ कंपनीज होती है साल के, यार इसको थोड़ा आहिस्ते कर दो, इसको थोड़ा आहिस्ते कर दो यार, ठीक है।
एंड रिमेन लिस्टेड। कुछ कंपनी होती है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर होती है लेकिन फिर वो डीलिस्ट हो जाती है, अपने शेयर्स आराम से बायबैक कर लेती हैं और डीलिस्ट हो जाती है। तो लॉ कहता है नहीं, अगर ऐसी भी कोई कंपनी है जो डीलिस्ट हो गई वो आपकी सारी पब्लिक प्राइवेट कंपनी में चली जाएगी। वैसे हमारे लॉ में क्या होता है, पब्लिक अनलिस्टेड भी होता है, पब्लिक लिस्टेड भी होता है, राइट। तो यहाँ पे लॉ ने कोई ऐसी कोई क्राइटेरिया को स्टेब्लिश नहीं किया कि कोई पब्लिक अनलिस्टेड होगी तो वो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। कोई नहीं है फिर वो मुस्कान को खा जाते हैं। पक्की बात है। हाँ क्या वो मैं कर दूंगा, अब क्या नहीं हुई होगी? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग हुई है ठीक है भाई। A company whose shares were traded on the registered stock exchange, ये पॉइंट समझ में आ गया, और रिमेन एंड पे भी होगी, ठीक है। अच्छा, a unit trust whose units are widely available to public, आप मीजान यूनिट ट्रस्ट में चले जाएंगे, मीजान के ट्रस्ट होते हैं, इनके यूनिट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी यूनिट ट्रस्ट की चीजें पढ़ी थी। यूनिट ट्रस्ट क्या होता है, कंपनी के डेफिनेशन में आता है। तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा यूनिट ट्रस्ट है whose units are widely available to the public, तो भी वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। वैसे हमारे लॉ में मैं क्या कह रहा था, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी कुछ, मैं लॉ में क्या कह रहा था कि भाई हमारे पास पब्लिक अनलिस्टेड का भी कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक लिस्टेड का भी कॉन्सेप्ट होता है, सही है। तो अगर पब्लिक अनलिस्टेड भी है तो वो भी प्राइवेट कंपनी बन सकती है। लॉ ये कहता है कि आप ये देखोगे पब्लिक कंपनी, जो कंपनी पब्लिक होगी वो पब्लिक, कोई अगर कंपनी पब्लिक का डेफिनेशन मीट नहीं, क्राइटेरिया मीट नहीं करती, वो प्राइवेट में आ जाएगी, ठीक है। ये हम लोग स्पेसिफिक टू टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और एंड रिमेन लिस्टेड, ठीक है भाई। दूसरी हमने क्या चीज पढ़ ली सर, ये एक चीज पढ़ ली। दूसरी क्या क्राइटेरिया पढ़ ली, यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public। अच्छा सर, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है आपके पास a company in which at least 50% of the shares are held by federal or provincial government। at least 50% सर, फेडरल गवर्नमेंट है सर, ये पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, इसने एक कंपनी में 75% ओन किया हुआ है, कंपनी एबीसी। चाहे ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो ना हो, चाहे ये कभी लिस्ट हुई भी हो ना हो, उसके कोई शेयर अवेलेबल हो, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग 50% से ज्यादा है, एटलीस्ट 50% है, सही है। ग्रेटर देन या इक्वल टू 50% से याद करें, ठीक है इसको। तो ये कंपनी जो है पब्लिक कंपनी हो जाएगी, टैक्स के लिए पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अगर इसके कोई शेयर में कोई डिस्पोजल हुआ तो वो आपका चार्जेबल टू टैक्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इसने कंपनी एक्स वाई जी में सर 66% होल्डिंग की हुई है, आप बताएं किस बुनियाद पे नहीं होगी। हाँ ना, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, a company in which at least 50% of the shares are held by federal और provincial government, सही है भाई। कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई ये हो, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है सर। तीन चीजें हो गई, चार चीजें हो गई, सही है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, उसने 71% होल्ड किया हुआ है मेरी कंपनी एबीसी में, नहीं होगी, बताएं भाई। A company in which at least 50% of the shares are held by a foreign government, ये भी हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन गवर्नमेंट की होल्डिंग है कितनी, 50% ज्यादा हो, ठीक है। एटलीस्ट 50% हो, 50% ज्यादा नहीं, 50 भी हो सकती है, 50 पे भी वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, सही है। एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीजें देख ली सर,
एक तो वो जो प्योरली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड और रिमेन लिस्टेड यूनिट ट्रस्ट, फेडरल गवर्नमेंट की होल्डिंग 50 या उससे ज्यादा हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होल्डिंग 50 या उससे ज्यादा हो, फॉरेन गवर्नमेंट की होल्डिंग 50 या उससे ज्यादा हो। अच्छा सर, एक आखिरी चीज, कंपनी एबीसी है, ये है कंपनी XYZ जो कि है चाइना में इनकॉर्पोरेटेड, चाइना की कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, चाइना की इनकॉर्पोरेट मतलब है फॉरेन कंपनी। ये होल्ड करता है इसके अंदर 71%। ये पाकिस्तान की कंपनी है। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो है ये बन सकती है पब्लिक कंपनी है? हम इसकी, हमारी जो टारगेट कंपनी है वो ये है, इसके अंदर फॉरेन कंपनी ने 71% की होल्डिंग की है, नहीं बन सकती। अगर फॉरेन गवर्नमेंट अगर इसको 100% ओन करेगी ना, इस कंपनी को, XYZ को, और ये इन रिटर्न इसको 50 या उससे ज्यादा परसेंट होल्ड करती, तो बन जाएगी। समझ आई डेफिनेशन? नहीं आई? समझा देते हैं। अ कंपनी in which at least 50% of the shares are held by a foreign company। यहां तक बात समझ में आई? A company in which at least 50% of the shares are held by a foreign company। This is a foreign company? Yes sir, this is a foreign company। कितने परसेंट से ज्यादा? एटलीस्ट 50%। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो मीट हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? विच इज ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। जो ये फॉरेन कंपनी है, दिस शुड बी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। सही है, दिस शुड बी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। ओन का क्या मतलब? ओन का मतलब होता है 100% होल्डिंग। अगर यहां पे 100% होल्डिंग होगी, अगर यहाँ पे 100% होल्डिंग होगी तो फिर ये जाएगा आगे। ठीक है, इस आप बताएं क्या फर्क है? जी मरियम, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा जी। और नीचे जो है वो कंपनी की उसकी ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली होल्ड कर रही थी पाकिस्तान की कंपनी, वो कंपनी के थ्रू होल्ड कर रही। तो वहां लॉ ये कहता है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है, फॉरेन गवर्नमेंट का जो है, फॉरेन गवर्नमेंट का जो है, फॉरेन कंपनी में 100% होल्ड होना चाहिए। यहाँ पे 100 से कम नहीं होगा, 98 97 भी हुआ नहीं चलेगा। और वो फॉरेन कंपनी जो है इन रिटर्न पाकिस्तान को एटलीस्ट 50% होल्ड करती है। सही है भाई? क्या कह रहे हैं जी? पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, हाँ सही है। नहीं, ट्रेड होगी नहीं ना, वो ट्रेड नहीं होगी ना, प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाएगी। मैंने आपको तभी तो ये कहा कि यहाँ हमें थोड़ा सा डेफिनेशन हट के देखना पड़ेगा। ये अगर कंपनी एबीसी है, इसके 71%, ये बाय लॉ की नेचर से ये प्राइवेट भी हो सकती है, ये पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है, ये लिस्टेड भी हो सकती है, ये लिस्टेड भी हो सकती है। क्योंकि 71% है, क्या पता मार्केट में 10% शेयर ही अवेलेबल हो इस कंपनी के, क्या पता मार्केट में 5% शेयर ही अवेलेबल हो। ठीक है, अगर तो 100% ओन करते तो फिर तो जाहिर सी बात है वो लिस्टेड नहीं होगी, फ्री फ्लोट रखना पड़ता है आपको कुछ। ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे इन नेचर की वजह से इसको पब्लिक या प्राइवेट नहीं बना रहे, हम इस वजह से बना रहे हैं कि लॉ में पब्लिक की डेफिनेशन मीट करती है, इसलिए। ठीक है भाई, कॉपी करना है कॉपी कर लें जल्दी से। शेयर्स वाला
ठीक है सानिया। बाकी क्लास सब सही चल रही है? ऐशा आपने पहले ही क्लासेस ले लिए? हमारी आज आपकी पहली क्लास है। ठीक है। क्या चीज? अगर इसके यूनिट ट्रस्ट है वाइडली अवेलेबल लिस्टेड मतलब हाँ। चले भाई आगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट। चलें भाई आगे। अच्छा, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भाई कैपिटल एसेट की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। केस वन है शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होंगे ना वो हमारे पास यहाँ इंक्लूडेड होंगे कैपिटल एसेट के अंदर। कैपिटल एसेट प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉलो अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। सर हमें पता है ये सारी चीजें सही हैं। शेयर ऑफ अ मेंबरशिप इन पार्टनरशिप फर्म। तीन पार्टनर होते हैं, किसी को 50% का शेयर होता है, किसी को 10% का शेयर होता है, किसी को 20% का शेयर होता है। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई शेयर ऑफ मेंबर भी पार्टनरशिप फर्म में तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है हमारे। ठीक है। ठीक है सर। पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क, आर्ट, ज्वेलरी, ये वही हैं जो सारे हमने 38 सबसेक्शन 5 में पढ़े थे। हेल्प फॉर पर्सनल यूज, ये हमने दो कैटेगरीज बना ली। ठीक है। अच्छा आ जाए नीचे सर। पहली कैटेगरी में सर हमने क्या देखा था? शेयर देखे थे। शेयर्स कौन से सर? प्राइवेट कंपनी के। आइए प्राइवेट कंपनी के शेयर देखे थे। दूसरे में कौन सा देखा था सर? एसेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 38 का 5। ठीक है। ये पेपर में लिखना नहीं है लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। और एक होता है एग्जेम्प्ट एसेट। कुछ ऐसे एसेट पढ़ेंगे जो एग्जेम्प्ट होंगे आगे जाके। ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं सर उसका क्या होगा। अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट।
अदर देन द गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई सर एग्जेम्प्ट है उसको छोड़ दो, सॉरी यार, अगर कोई एसेट एग्जेम्प्ट है तो उसको छोड़ दो, उसके गेन को छोड़ दो, शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। सर हमने पढ़ी हुई है बात, छोड़ दें इस बात को। द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। गेन विल बी ए माइनस बी। ए स्टूडेंट क्या होगा, पैसे जो मिले मुझे, कंसिडरेशन रिसीव। ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। जो मुझे कंसिडरेशन मिली, मैंने ज्वेलरी बेची, मुझे 3 लाख रुपए मिले, 300,000 इज द कंसिडरेशन। 300,000 इज द कंसिडरेशन, ए हो गया। ठीक है, बी में वो क्या कह रहा है सर, बी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने की मैंने ज्वेलरी ली थी या कुछ था, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे एक बात करता है, देखें क्या बात कर रहा है, अमाउंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। ये डेफिनेशन है, हेडिंग है, ठीक है। कह रहा है कुछ ऐसी कॉस्ट होगी जो आपको नहीं लेनी सर पेपर में, उसकी कॉस्ट में आपको शामिल नहीं करनी। कैसी कॉस्ट होगी सर, वो किस तरह की कॉस्ट होगी? नो अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड in the cost of a capital asset for any expenditure incurred by a person। ऐसी अमाउंट शामिल नहीं करना। कैसी सर? any expenditure which is a not deductible expense under section 21, deductions not allowed। सेक्शन 21 ऐसा सेक्शन है जिसमें लॉ ने उस डिडक्शंस के बारे में बताया हुआ है। ये बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है कि वो ऐसा सेक्शन है जिसमें लॉ ने बताया हुआ है कि ये ऐसी डिडक्शन है ये आपको अलाउ नहीं होंगी। सर कैसी डिडक्शन है जरा बताएंगे आप? वैसे तो जब हम ये वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। क्या हो गया? तो बर्दाश्त ही नहीं किया है आपने। कुछ ऐसे डिडक्शन हैं जो हमारे पास लॉ ने कहा है कि वो सेक्शन 21 में अलाउड नहीं होंगे। तो अगर आपने कोई ऐसी कोई डिडक्शन पे की है, कोई ऐसी कॉस्ट उसमें इनकर की है टू ब्रिंग द कैपिटल एसेट, तो वो लॉ कहता है कि उसको हटा देना, उसको नहीं लेना। सर हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या क्या एक्सपेंसेस है। कौन सा सेक्शन है? 21, ठीक है। ये देखें, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के डिडक्शन नॉट अलाउड है। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऐसे डिडक्शन भी हैं जो इनकम फ्रॉम, तो अगर वो यहाँ भी हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। क्या मतलब सर? एनी सेस एंड रेट और टैक्स पेड बाय अ पर्सन दैट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट ऑफ फॉरेन गेन्स एंड एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। ये एक ऐसी लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं अलाउ होंगी, ठीक है। तो हम सर कैपिटल गेन में भी इसको देख लेते हैं कि सर ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, इस तरह इसको देख लो, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर सेक्शन 21। कोई और एक्सपेंस दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अर्न अंडर एनी हेड। कोई आईएफपी का खर्चा है वो आप यहाँ आके माइनस कर रहे हैं कॉस्ट में, कह रहे हैं नहीं, किसी और हेड का कोई खर्चा होगा तो वो यहाँ माइनस नहीं होगा। सही है भाई। तो लॉ ये कहता है कि दो चीजें उसने बता दी कि कॉस्ट में नहीं आएगी। दो चीजें उसने बता दी कि कॉस्ट में नहीं आएगी। एक ऐसी चीज जो किसी और हेड का खर्चा है, और एक ऐसी चीज जो सेक्शन 21 में डिसअलाउ हुई है, उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। सही है भाई। मिस्टर अली परचेज शेयर्स costing rupees 40 and also paid commission on the purchase of rupees 5। After few days shares are sold for rupees 120। बेच के कितने पैसे मिले सर? 120। खरीदी कितने की थी? 40 की। 5 रुपए पे भी किए थे सर उसको खरीदने के लिए।
कमीशन पेड ऑन सेल, 2 रुपए सर सेल के वक्त भी मैंने पे किए कमीशन, सही है, ये भी हमारी कॉस्ट है। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज ₹7, ये सेक्शन 21 में आता है, ये हम लोग यहाँ माइनस नहीं कर सकते। अली ऑल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹14 टू अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सोर्सेज, सर ये वहां जाके माइनस होगा, तो इसमें सिर्फ ये खर्चे माइनस होंगे, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज सर, अगर तो आपने शेयर्स बेचे तो उस पर गेन हुआ तो वो हमारी इनकम है, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। ठीक है सर, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। सर अगर आपने शेयर्स बेचे और उस पर लॉस हो गया तो सर लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन, लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन सर ये जो एसेट स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38 जो है, अगर आपने ये बेचे, कोई कॉइन बेचा, कोई ज्वेलरी बेची, बेचा गेन हुआ, गेन इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, बेचा नुकसान हुआ, नुकसान अलाउ कर डिडक्ट करने की इजाजत नहीं। क्या मतलब सर? बिल्कुल, शेयर्स हमने 2 शेयर्स बेचे, एक पे हमें 1 लाख का गेन हुआ, दूसरे शेयर्स पे हमें 20,000 का लॉस हुआ पूरे साल में, तो लॉ कहता है 80,000 चार्जेबल टू टैक्स कर लो। ठीक है, 80,000 पर टैक्स लगा लो। और अहमद है, अहमद अपनी ज्वेलरी बेची, एक ज्वेलरी बेची 2 लाख का फायदा हुआ उसको, एक ज्वेलरी बेची उसको 50,000 का फायदा हुआ, एक ज्वेलरी बेची उसको 30,000 का नुकसान हुआ, एक ज्वेलरी बेची उसको 1 लाख का नुकसान हुआ, तो लॉ कहते हैं नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, तुम्हारा सिर्फ 2.5 लाख रुपए जो है चार्जेबल टू टैक्स चला जाएगा। एसेट स्पेसिफाइड अंडर 38 जो हमने अलग से पढ़ा, उस पे जो है लॉस आपको डिडक्ट करने की इजाजत ही नहीं, सही है। और कुछ एग्जेम्प्ट एसेट होंगे तो जिसका गेन टैक्सेबल भी नहीं होगा, उसका तो वहां कह रहा है गेन भी टैक्सेबल नहीं है, उसका लॉस भी अलाउ नहीं होगा, तो ये एग्जेम्प्ट एसेट है, ना गेन टैक्सेबल है ना लॉस अलाउड है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हमने एक चीज देखी थी, अच्छा अब एक चीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई आपकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी वो चीज होती है जो जिसपे ये आपका कैपिटल एसेट है, ठीक है, जो गेन होगा वो आपका चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसको आगे, अच्छा इसका जो गेन है, हमने पहले चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि एफटीआर की इनकम होती है, एनटीआर की इनकम होती है, और एक होती है सेपरेट ब्लॉक, ठीक है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गेन है ना, दिस विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है, इस पे अलग से रेट लगेंगे, ये सेपरेट ब्लॉक होगा, है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से इसका गेन ट्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी सर इसकी? ठीक है, एक तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है, एक हमने देख लिया कि एसेट्स स्पेसिफाइड इन 38 सबसेक्शन 5, ठीक है, इसका गेन चार्जेबल है, इसका गेन चार्जेबल है सानिया आयशा? जी, चार्जेबल है। इसका लॉस डिडक्शन पर अलाउ होगा? नहीं होगा सर, इसका लॉस डिडक्शन पर अलाउ नहीं होगा। एक तो ये हो गया, एक हम देखेंगे अदर कैपिटल एसेट्स, ठीक है, अदर कैपिटल एसेट्स कुछ होंगे जो इसके अलावा के भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका गेन भी चार्जेबल होगा, उसके लॉस की बात भी करते हैं हम, ठीक है।
अच्छा, अब आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गेन होगा वो हमारा जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा। अच्छा सर, लॉस का क्या होगा? इसके लॉस का तो बता दें। लॉस विल बी रिकग्नाइज ऑल्सो। रिकग्नाइज का मतलब कि अलाउ होगा। ठीक है सर। एंड एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली। सर ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने प्रॉपर्टी बेची, मुझे 1 मिलियन का लॉस हो गया। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, 1 मिलियन का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, 1 मिलियन का लॉस हो गया। ये नो किस चीज पे कह रहे हैं? 1 मिलियन का लॉस हो गया, ये मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। मैंने सैलरी कमाई थी 1.5 मिलियन, तो मैंने लॉ को बोला कि भाई एडजस्ट कर दो ना आपस में। लॉ कहता है मैं चाचा लगता हूँ कि तुम्हें एडजस्ट कर दूं। कहता है ये जो तुमने लॉस किया है ये एडजस्ट ही सिर्फ उसी गेन से होगा जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर मैंने कहा इस साल तो मुझे कोई गेन ही नहीं हुआ। तो लॉ कहता है गेन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको ले जाओ लॉस को अगले 6 सालों तक, कैरी फॉरवर्ड द लॉस, कैरी फॉरवर्ड द लॉस टू नेक्स्ट 6 years। अच्छा सर क्या मतलब? ये था टैक्स ईयर 2024, इस साल मुझे लॉस आया, ये इनकम फ्रॉम सैलरी थी, तो मेरी चार्जेबल होगी सिर्फ ये इनकम फ्रॉम सैलरी। 2025 में आया, सर कोई लॉस ही नहीं आया, प्रॉपर्टी गेन गेन ही नहीं आया सर, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने कहा 2026 पे ले जाओ। मैंने कहा सर 2026 में मुझे गेन हुआ है, लेकिन गेन हुआ है सिर्फ 6 लाख का। तो कह रहे तुम्हारा लॉस कितना था? मैंने कहा 1 मिलियन। तो कह रहे 6 लाख का लॉस एडजस्ट कर लो, गेन हुआ लेकिन लॉस एडजस्ट हो गया। कह रहे अब चार चार का है, अब वो आगे ले जाना 6 सालों तक के लिए, मतलब जहां तक 6 साल खत्म हो जाए। तो ये चक्कर है। ठीक है, किस चीज में नहीं, लेकिन 6 सालों बाद ऐसा नहीं हो सकता कि 6 सालों के बाद भी आप इसको लेके जा रहे हैं। हाँ, अब जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे अगर 16 लाख होता तो मैं पूरा का पूरा एडजस्ट करके 6 लाख टैक्सेबल कर देता। समझ गई? हाँ, अगर ये 16 लाख होता है यहाँ पे, अभी 6 लाख है ना, तो मैं 10 लाख यहाँ पे एडजस्ट कर देता लॉस अपना, और फिर 600,000 मेरा इनकम हो जाती जो टैक्सेबल हो जाती। राइट? अगर यहाँ पे गेन होता मुझे, तो मेरा लॉस कितना जी, 10 लाख का लॉस एडजस्ट हो जाता, 6 लाख जो है मेरा वो टैक्सेबल हो जाता। सही है भाई, यहां तक सब साथ है? आगे चले। A gain arising on the disposal of immovable property by a person in a tax year shall be chargeable to tax in that year under the head capital gain at the following rates। सर दो तरह की चीजें होती हैं, 3 तरीके की चीजें होती हैं सर। या तो ओपन प्लॉट होता है, या तो ओपन प्लॉट होता है, या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या हमारे पास फ्लैट्स होते हैं। ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती हैं। लॉ ने इसके थोड़े अलग अलग रेट्स दिए हैं, लॉ ने इसके थोड़े से अलग अलग रेट्स दिए हैं। किस तरह से रेट्स अलग दिए हैं सर? अगर कोई प्रॉपर्टी आपने, ये अभी इसके अगर ये किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो भाई इसके रेट्स देख लेना कि चेंज हुए हैं। ठीक है, इस साल अगर कोई रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा सर, एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ जून 2024। अगर इस दिन से पहले पहले किसी ने प्रॉपर्टी ली हुई होगी तो ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स, तो उस पे हम देखेंगे कि द गेन द रेट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर होल्डिंग पीरियड, कितने साल से होल्ड कर रहे हैं सर आप। लेकिन अगर आपने 1 जुलाई के बाद लिए 2024, तो उसमें जो रेट ऑफ डिस्पोजल है, अगर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट होगा, सर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट क्या होती है सर? कि मैं फाइलर हूं,
आप फाइलर हैं? नहीं है फाइलर, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते। अगर कोई फाइलर भी हो तो वो लेट टैक्स पेयर की लिस्ट में भी आ सकता है। अगर तो सर अगर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में मैं हूं, मैं एक्टिवली टैक्स पे कर रहा हूं, तो अगर मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1 जुलाई 2024 के बाद, सही है, तो मेरे ऊपर 15% का रेट लगेगा। या अगर नहीं की तो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं वो लगेंगे, स्लैब रेट जो हम लोग इंडिविजुअल के और एओपी के पढ़ के आए थे, जो बंदा बेच रहा होगा। लेकिन हाउएवर द टैक्स रेट शैल नॉट बी लेस देन 15%। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एओपी या कोई बंदा है, उसका मिल रहा है 13% पे मिल रहा है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्टिव टैक्स पेड नहीं है, तो लॉ कहते हैं नहीं 15% तो लगेगा। अगर यहाँ 17% होता ना तो फिर मैं बोलता हाँ इसको 17% पे लगाने दो, तो फिर 15% है क्या है। लेकिन अगर ये 13% आ रहा है, 15%, मिनिमम 15% होना चाहिए, सही है भाई? हाँ हाँ, अगर तो 30th डे ऑफ जून से पहले पहले एक्वायर की है, ठीक है, लास्ट डे ऑफ 30th डे ऑफ जून 2024, तो सर हम होल्डिंग पीरियड देखेंगे। होल्डिंग पीरियड कैसे देखेंगे सर, क्या होगा होल्डिंग पीरियड कैसे देखेंगे? अगर तो होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, कि 1 साल भी नहीं हुआ सर, आपने 1 साल भी नहीं हुआ, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बेच दी, ओपन प्लॉट होगा 15%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 15%, फ्लैट 15%, 15% का लगेगा। इफ होल्डिंग पीरियड 1 साल से तो ज्यादा है लेकिन 2 या 2 साल से कम है, सर हमने सुना है ना होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता रहेगा तो हमारा टैक्स रेट कम होता रहेगा, यही हमें नजर आ रहा है सर, 12.5, 10 और 7.5। अगर सर होल्डिंग पीरियड 2 साल से तो ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, हाँ, तो हमारा 10% या 7.5%। अगर सर होल्डिंग, हाँ नहीं, उस पर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 0% है, ठीक है भाई। अगर तो होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है लेकिन 4 साल से कम है, तो 7.5%, 5%, ठीक है भाई। अगर सर होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा है लेकिन 5 साल से कम है, तो ओपन प्लॉट में 5% लगेगा, फिर 2.5%, फिर 0%। सही है भाई, कॉपी कर ले यहाँ तक, किसी को करना है? ठीक है भाई। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सही है, हमने ये बात देख ली, गेन होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी। ऑन द अदर हैंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ अदर कैपिटल एसेट जो हमने देखे थे will be added to the normal income of a taxpayer and taxable on the basis of tax rate applicable to such person, सही है। अच्छा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी होगी जिसपे हमें डेप्रिसिएशन या लैंड या बिल्डिंग पे कोई कैपिटल एक्सेप्ट व्हेन द डेप्रिसिएबल एसेट, कोई डेप्रिसिएबल एसेट यहाँ शामिल नहीं कर देना जो हमने पढ़ा था, ठीक है भाई जी। ये याद नहीं करना है आपको, ये दिए हुए होंगे, ये टैक्स रेट्स दिए हुए होंगे आपको, टैक्स रेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, इतना जालिम अभी आई कैप नहीं बना है, ठीक है भाई। अच्छा, कुछ लोगों पे एग्जेम्पशन भी है कैपिटल गेन की, ठीक है, कौन लोग हैं हम देख लेते हैं। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट वेयर द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, कोई डिपेंडेंट है, कोई शहीद का, कोई शहीद हो गया, उसका कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी का अबू भाई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में था, वो शहीद हो गया, और अ पर्सन या किसी ऐसे पर्सन का डिपेंडेंट है जो ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ पीएफ है ऑफ और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ऐसे लोगों का जो डिपेंडेंट जो होंगे वहां पर उनके पास कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, ये लॉ में अलग से एक्सेप्शन दी हुई है, ठीक है, क्लॉज 114 बी पार्ट सेकंड ऑफ सेकंड स्केड्यूल, ठीक है। हाँ हाँ, हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट होगा, पूरा पूरा कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स रेट हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। अगर तो कैपिटल गेन टैक्स आया मेरे पास, फॉर एग्जांपल टैक्स आ रहा है 100 रुपए, इसको 50% तो रिड्यूस कर दो सर, सिर्फ 50 रुपए लेना, किन के लिए? इन केस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जब फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, किसको सर? जो एक्वायर्ड और रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन,
कोई एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको अलाउड हो जाता है, एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज, कोई अगर आर्म फोर्सेस का कोई बंदा है, आर्मी का बंदा है, नेवी का कोई बंदा होते हैं जिनको घर मिले हुए होते हैं, अलॉट हुए हुए होते हैं ना, जैसे डीएचओ वालों को अलॉट होते हैं या आर्मी वालों को अलॉट होते हैं, अगर तो फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, पहली दफा सेल हो रहा है एक्वायर होने के बाद, वो होते ना आर्मी वाले अपने घर 20-20 सालों के लिए रखे हुए होते हैं, फिर जब वो रिटायर होने वाले होते हैं वो कहते हैं अब हम घर का क्या करें, बेच देते हैं, हमें तो ये मिला था नेवी की तरफ से, तो वो बेच देते हैं, तो दैट इज फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एक्स एम्प्लॉइज और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीइंग द ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द अलॉटमेंट अथॉरिटी। अलॉटमेंट अथॉरिटी डिफरेंट होती है, डीएचए होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड होती है, लाहौर में कुछ और होगी, पंजाब में कुछ और होगी, तो उससे अलाउड वो बीइंग द ओरिजिनल अलॉटी। ऐसा ना हो कि भाई कर्नल साहब को घर मिला तो कर्नल साहब ने भाई पहले किसी और को बेच दिया, वो अब आगे किसी और को बेच रहा है, कहता नहीं, अगर कर्नल साहब जो है एक्स एम्प्लॉय हैं आर्म फोर्सेस के, या एक्स एम्प्लॉयज हैं या सर्विंग पर्सनल है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, बीइंग द ओरिजिनल अलॉटीज, इनको मिलाओ, ऐसा नहीं हो इनके दादा को मिलाओ, उसने दे दिया आगे भाई विरसे में दे दिया, फिर उसने आगे विरसे में दे दिया, कह रहा नहीं ओरिजिनल अलॉटीज हो और वो बेचेंगे तो वहां पे 50% रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है भाई। हाँ, ये जो वो शोधा के बारे में बात हुई, उनके डिपेंडेंट्स के बारे में बात हुई है, ठीक है भाई। फिर क्या कहता है, मोर ओवर इन केस ऑफ एनी कैपिटल गेन अराइजिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी बात कर रहा है, कहता है अगर सर उसको 3 साल से ज्यादा हो गए ना तो ये 50% से रिड्यूस नहीं करना है, इसको 75% से रिड्यूस करना है। ये भाई ये चीज याद करनी पड़ेगी कि अगर शोधा होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, अगर कोई ओरिजिनल अलॉटी होगा, कोई आर्म फोर्सेस का कोई एक्स एम्प्लॉय होगा तो इसको याद करना पड़ेगा कि भाई इसकी कंडीशन क्या होगी, बीइंग द ओरिजिनल अलॉटीज हो, ठीक है, ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द अलॉटमेंट अथॉरिटी। फिर वो कह रहा है कि भाई 3 साल से ज्यादा हो गया तो फिर आप इसको 75% रिड्यूस करना। भाई मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कल सुबह क्लास रखूं तो आएंगे? और क्लास किसकी होती है फ्राइडे को? सर अहमद रखते हैं जुम्मे से पहले? सानिया आपको तो ऑनलाइन बैठ के लेना है ना, मैं तो फिजिकल वालों से पूछ रहा हूँ। आएंगे भाई? अगर आएंगे तो फिर मैं क्लास रखूंगा ना, फिर मैं संडे को रखूंगा, संडे को भी नहीं आते लोग। आए थे आप लोग संडे को, क्लास ली थी सर उस्मान की? ठीक है भाई। अच्छा भाई आगे आ जाओ। अ पर्सन सस्टेनिंग अ लॉस, मैं देखता हूँ क्या सेटिंग बनती है कल की, देख लेते हैं। A person sustaining a loss under any head of income can be set off such loss against income under the head capital gain. कैपिटल गेन का जो लॉस होगा वो कैपिटल गेन की इनकम से ही होगा। फॉर एग्जांपल कोई और अदर एसेट्स आपने बेच दिया, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच दिए, तो वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं उसका लॉस सेट ऑफ कर सकते। However, any loss under the head capital gain, that is capital loss, cannot be set off against the income chargeable to tax under any other head। इसका ये मतलब है capital loss which cannot be set off shall be carried forward up to 6 years, 6 tax years immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। मतलब टैक्स ईयर 2024 में लॉस आया, ठीक है, 25 में ले जाओ, 26 में ले जाओ, 27 में ले जाओ, 28 में ले जाओ, 29 में ले जाओ या 30 में ले जाओ, बस। In the subsequent years this loss can only be set off। ऐसा नहीं है कि पहले साल आपको इनकम फ्रॉम सैलरी से इजाजत नहीं मिली, अगले सालों में भी नहीं मिलेगी सर। ऐसा नहीं सोचेगा कि आप पहले साल आपने इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं किया तो अगले सालों में इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, अगले सालों में नहीं होगा, अगले साल भी किससे होगा? This loss can only be set off against the capital gain for that tax year, where the person has a capital loss carry forward for more than one tax year, the loss of earliest tax year shall be set off first। क्या मतलब सर? बेहतरीन, बेहतरीन। नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल, ये हमने पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पढ़ा हुआ है?
ये हमने यहाँ पढ़ा था, नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज ऑन द एसेट्स पे। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ गई सिक्योरिटीज की बात। जब भी सिक्योरिटीज की बात आएगी तो ये सिर्फ वो सिक्योरिटीज होंगी जो हमारी पब्लिक कंपनी वाली। प्राइवेट कंपनी अलग से कैपिटल एसेट है, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है वो हमने अलग से देख लिए। जब ये सिक्योरिटीज की बात आएगी, दिस विल बी सेपरेट, इसका गेन भी सेपरेट ब्लॉक होगा। इसका लॉस कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 3 सालों के लिए। इसका लॉस 3 सालों के लिए जाएगा, और इसका लॉस जो है सिर्फ सिक्योरिटीज से एडजस्ट होगा। प्राइवेट कंपनी के अगर शेयर्स होते तो अगर कोई और एसेट होता जिसपे हमें डिडक्शन कैपिटल गेन में मिलती है, उससे एडजस्ट हो जाता। लेकिन ये सिक्योरिटीज वाला, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लिए, सही है, तो वो अलाउड होगा। लेकिन सिक्योरिटीज का लॉस सिर्फ सिक्योरिटीज से ही एडजस्ट होगा, और 3 सालों की लिमिट है इसकी, सही है। इसमें भी हमारा होल्डिंग पीरियड आता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके के होल्डिंग पीरियड्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ अलग तरीके के हमारे होल्डिंग पीरियड्स होंगे। कैसे सर? 1 जुलाई 2022 और 30 जून 2024, इसका होल्डिंग पीरियड यहाँ आ गया। फिर आफ्टर 1 जुलाई 2024 है। फिर अगर तो 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2022 तक कोई सिक्योरिटी ली हुई है, भले उसने बेचा, आपने उसको टैक्स से आके 2024 में हो, 2025 में हो, लेकिन अगर कोई ऐसी है जो मैंने टैक्स ईयर 2017 में पीएसओ के शेयर्स खरीद लिए थे, ठीक है, तो मेरे ऊपर रेट अप्लाई होगा 12.5% का। अगर सर मैंने टैक्स ईयर 2010 में कोई शेयर खरीदी हुई है, टैक्स ईयर 2025 में आके बेच रहा हूं, 0%। ठीक है भाई। इसका जो गेन है दैट विल बी, जो है वो हमारा सेपरेट ब्लॉक होगा। लॉस 3 सालों के लिए इजाजत होगी, एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई सिक्योरिटीज बेचती है तो वो यहाँ नहीं आएगा। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन द गेन छोड़ दे shall be chargeable to tax under the head capital gain at the following rates। ये रेट्स हो जाएंगे आपके, सही है। अच्छा, इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र करने का, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स नहीं आते हैं, सिक्योरिटीज में डेट सिक्योरिटीज आती हैं, सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव्स आते हैं, सिक्योरिटीज में आपके जो कंपनी जो डिबेंचर इशू करती हैं वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वाउचर ऑफ पीटीसी, कॉर्पोरेशन, मुदारबा, डेट सिक्योरिटीज, रिडीमेबल कैपिटल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं डेट सिक्योरिटीज में जो आते हैं, तो ये हम सब पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। कैपिटल लॉसेस अराइजिंग, गौर से सुनिएगा, कैपिटल लॉस अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ पर्सन शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटी से एडजस्ट होगा, ठीक है भाई। Unadjusted loss on disposal of securities shall be carried forward to the following tax year and set off only against the disposal of person from the disposal of securities, but no such loss shall be carried forward to more than 3 tax years। सही है भाई। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस थी, वैल्यूज याद करनी करती थी, यहाँ और कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। तो जिस तरह कॉम्प्लिकेशन आ रही है, मैंने कहा था कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, और पिछली वाली चीजें रिवाइज नहीं होंगी तो बाद में ये सारी चीजें एक साथ कैटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर हम जब आखिर में पढ़ रहे होते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरों की बात कर रहा हूँ, कि सर हमें समझ में नहीं आता, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उलझे हुए होते हैं। और ये सिचुएशन सबके साथ आएगी, मैं बता रहा हूँ। जब एंड में जब जाएंगे पढ़ने के लिए, जब आखिरी 1 महीने में जब रिवाइज करने जाएंगे, सर बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद ही नहीं आ रहे, सर उसकी चीजें तो याद ही नहीं आ रही हमें, फिर हमें क्लास खोल के देखनी पड़ेंगी, फिर हम रुक रहे होंगे छोटी मोटी चीजों पे जो कि हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की। फिर आखिर में जाके क्या होगा, सर इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कैपिटल गेन करने का टाइम नहीं मिला। चलो सर नोट्स पढ़ने का टाइम तो मिल गया, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो आखिर में लेट हो जाएगा, आखिर में मैं मदद नहीं कर सकूंगा। फिर आप बोलेंगे कि सर हम क्या छोड़ दें, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। भाई चीजें अभी से लेके चलेंगे, चीजें याद होंगी। इसको अपने पास समरी बनाए कि सर आपने एसेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 38 एक अलग बताया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग बताया, आपने सिक्योरिटीज अलग बताया, किसी का गेन
टैक्सेबल है, गेन हर किसी का टैक्सेबल है अदर देन एग्जाम, लॉस किसी का अलाउ करते हैं नहीं करते, लॉस कितने सालों के लिए कितने सालों के लिए नहीं है। ठीक है भाई, ये याद रख लें। ठीक है भाई, हम इसको आगे देखते हैं किस तरह से होगा। अगली क्लास हम देखते हैं इंशाल्लाह कल, या फिर हम लोग सैटरडे को एक लंबी क्लास रखते हैं। सही है भाई, ख्याल रखें तब तक अपना, मैं आप लोग को ये भेज भी दूंगा। सही है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ यार, जुम्मे के बाद शाम में रख सकता हूँ, शाम में अगर हो तो बताओ। आप इस बताएं क्या बता रही हैं।